स्टूडेंट्स, हम सीएपीएफ पेपर 2 के प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए वो हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगस्त में एग्जाम खत्म होता है और स्टूडेंट्स मुझे अगस्त में ही फोन करते हैं कि मैम मुझे नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखना है सीएपीएफ का, और किस तरह से हमें प्रिपरेशन शुरू करने चाहिए, क्या मैं अभी से ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिखना शुरू कर दूं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी गलती मत करना। रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट एस्से अगस्त का जब एग्जाम खत्म होता है उसके बाद से आप शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, बाय द टाइम आप मार्च तक पहुंचोगे ना, आप में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। बहुत मोनोटनस लगेगा एस्से लिखना, जबकि तब मार्च में ज्यादा जरूरी होता है। मार्च अप्रैल में ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, उसमें प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, उसमें अपने आंसर स्किल्स को बढ़ाना जरूरी होता है। मगर अगर आप अगस्त से शुरू कर दोगे तो आप सोचिए कितना, मतलब कितनी बोरियत फील होगी कि वही जो मैं अगस्त से कर रहा था, ये सितंबर से शुरू कर रहा था, वही मुझे मार्च में करना है। तो ऐसी गलती मत करना स्टूडेंट्स। पेपर 2 का जो प्रिपरेशन है जिसमें आप लोग आंसर राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करते हो, ऐसी प्रिपरेशन आप अगस्त से नहीं शुरू करोगे या सितंबर से नहीं शुरू करोगे। आपको सितंबर से क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। सितंबर मंथ से सबसे पहले, जैसे ही अगस्त में एग्जाम खत्म होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करो स्टूडेंट्स। और मेंटली फिजिकली रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जनवरी मंथ से बहुत पढ़ाई कर रहे होते हो। तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, माइंड को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो फिर जब आप सितंबर से शुरू करोगे स्टूडेंट्स, तो उसमें आप आपको लगातार हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है। पेपर 2 के लिए हिंदू एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल, ओके, लेफ्ट एंड राइट पेज। सेकंड, कोई मैगजीन लेनी है। मुझे विजन अच्छा लगता है, मैं विजन पढ़ती थी पहले, अभी नहीं पढ़ती हूँ, अभी मैं सिर्फ हिंदी हिंदू एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। मगर आप लोगों की अपनी कोई भी मैगजीन हो जो आपको पसंद है, हिंदू है, सॉरी विजन है, दृष्टि है, घटना चक्र, जो भी आपको पसंद है आप वो पढ़ो, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें आपको ना डेटा, तो मतलब कि हैंडी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको सर्च करना पड़ता है, तुरंत मिल जाता है और करंट डेटा रहता है। तीसरा आपको काम करना है ग्रामर और वोकैबुलरी। अब हिंदू एडिटोरियल जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान देते हैं। सीएपीएफ के स्टूडेंट्स, आप लोग वोकैबुलरी पे ध्यान मत दो। मतलब होगा, आपको क्या करना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, आपको इश्यूज पे ध्यान देना है, उससे कनेक्टेड डेटा स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना है। वोकैबुलरी बिल्डअप करने पे ध्यान मत देना, ये एसएससी के स्टूडेंट्स करते हैं, आप लोग को नहीं करना है। ओके। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। एक तो आप है ना अपना डिक्शनरी, मोबाइल में डिक्शनरी हमेशा डाउनलोड करके रखो, और जैसे कोई वर्ड आता है तुरंत का तुरंत देखो और आगे बढ़ो। उसको कहीं लिखना नहीं है उस वर्ड को, वो वर्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड का यूसेज क्या है, वो नाउन है कि, ये सब मत करना। आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे। वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत डिक्शनरी देखो, वो भी हार्ड बाउंड डिक्शनरी नहीं, आपका ऑनलाइन डिक्शनरी, उसमें देखो, मीनिंग देखो, काम खत्म करो, आगे बढ़ो। आप देखना वही वर्ड है ना, अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वही वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं करना है आपको। फोकस कंटेंट पे देना है आपको, वर्ड्स पे, वो कैप पे फोकस नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा मेच्योरिटी दिखाना हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त। अच्छा, और मैगजीन पढ़ना है। अब हम ग्रामर और वोकैबुलरी में आते हैं। तो ग्रामर, अगर जिसकी ग्रामर बहुत वीक है, जिसने कभी भी फॉर्मल कोचिंग नहीं ली है ग्रामर की, तो उन लोगों को सितंबर से ही ग्रामर शुरू कर देना चाहिए। सितंबर से नहीं शुरू कर पा रहे हो तो नवंबर से शुरू कर दो। अब जो नवंबर से भी नहीं शुरू कर पा रहा है तो फिर आप लोग जनवरी से शुरू करो, नहीं कर पा रहे हो फरवरी से शुरू करो, और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर अप्रैल से शुरू करो। मगर ग्रामर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, कल मेरे पास एक फोन आया। उसने बोला कि मैम मुझे राइटिंग बैच में एडमिशन लेना है। तो मैंने कहा आपकी ग्रामर कैसी है। मैम ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामर तो हो जाएगा, और आता भी कितने मार्क्स का है मैम ग्रामर, नो दिस इज द टोन ही वाज स्पीकिंग इन। आता भी कितने मार्क्स का मैम, 25 मार्क्स का ही तो आता है। ये है,
मतलब आप समझे इस तरह से ये जो अप्रोच है टुवर्ड्स ग्रामर, सीएपीएफ ग्रामर, किसी 25 मार्क्स का आता है। आपको पता है ये जो 25 मार्क्स है ना, ये एक्चुअली छोटा पैकेट बड़ा धमाल टाइप से है। ये 25 मार्क्स में आप लोग 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। मगर सिंस आप लोग नेग्लेक्ट करते हो, इतनी बुरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हो कि इसमें आपको 10 भी नहीं आते हैं। मैंने पूछा ग्रामर में कितना आ जाएगा, 10-12 ना, इतना आ जाएगा। एंड 10-12 इज बिग फॉर हिम, बिग फॉर हिम। अब सोचिए। और मैम इंपॉर्टेंट चीज ऐसे है, 80 मार्क्स का आता है मैम, 80 मार्क्स का। मगर ये जो 80 मार्क्स है ना, ये एक कहावत नहीं है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये 80 मार्क्स का ये है। नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं। कैसे? इस 80 मार्क्स में अगर चारों ऐसे भी आप बहुत बहुत अच्छा लिखोगे ना, तब भी 45 या 40 से ज्यादा आपको नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी 80 में 50 मार्क्स भी स्कोर नहीं करोगे। ग्रामर में आप 10 to 12 मिनट्स दोगे, आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो, से 20 स्कोर कर सकते हो। मगर ऐसे में आप पूरा 1 घंटा दोगे, 1 घंटा 10 मिनट भी दोगे, तब भी आप 40-45 स्कोर करना भी बहुत मुश्किल है। अब बताइए कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है आपको? ग्रामर में मिल रहा है। मगर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं? ये 80 मार्क्स, ओके, ये देख रहे हैं। ओके, और ये 25 मार्क्स को नेग्लेक्ट करते हैं। मत करो नेग्लेक्ट स्टूडेंट्स। अब मैं इस ग्रामर के बारे में बता दूं आपको। अगर ग्रामर आपकी, ग्रामर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामर अगर स्ट्रांग रहेगी, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रेसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज। और ग्रामर जो सेक्शन है 25 मार्क्स का, आप एटलीस्ट 20 स्कोर कर पाओगे नहीं, 18 स्कोर कर पाओगे नहीं, 16 स्कोर कर पाओगे। मगर जिसने भी ग्रामर की अच्छे से फॉर्मल कोचिंग ली है, मार्क माई वर्ड्स, फॉर्मल कोचिंग सीएपीएफ ग्रामर की, जो एसएससी और सीडीएस की ग्रामर है ना, वो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा। दोनों में फर्क है। सीएपीएफ और एसएससी या सीडीएस की ग्रामर में फर्क क्या है? पहला, एसएससी और सीडीएस का ग्रामर जो होता है वो एमसीक्यू होता है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रामर में आपका सीएपीएफ में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आता है, आपको उसको बकायदा लिखना होता है। लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या ये कुछ ना कुछ पंचुएशन मार्क देना होता है। कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ये सब सीएपीएफ का ग्रामर है। दूसरा, एसएससी और सीडीएस के ग्रामर में तीन चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड है सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। एंड थर्ड है असर्टिव से इंटरोगेटिव से नेगेटिव से एफर्मेटिव। ये सब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा क्योंकि इनके सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ाएंगे? ओके, सीएपीएफ ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर आपको, सीएपीएफ का ग्रामर इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका मेक द सेंटेंस आता है, फाइन। तो अगर ग्रामर जिसकी वीक है, अगर सपोज वो लोग नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं, तो ग्रामर 4 महीने में हो सकती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, बहुत बहुत अच्छे से हो सकती है। ग्रामर आपके ग्रिप में रहेगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जब आपका ग्रामर का पूरा खत्म हो जाता है, उसका कीप प्रैक्टिसिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। तो प्रीवियस ईयर का सीएपीएफ का है, आप अगर सिविल्स का जो इंग्लिश कंपलसरी का है, उसमें 50 मार्क्स का ग्रामर आता है एकदम सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसको सॉल्व कर सकते हो आप। मेरी जो चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें लास्ट में ग्रामर प्रैक्टिस सेट्स दिया है, वो सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स है, वो भी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट में, वो भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपके पास एम्पल क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर के सॉल्व करने के लिए, सारा सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। ग्रामर को निग्लेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ। आप लोग को दिख रहा है यूट्यूब चैनल? यस और नो? यस मैम। ओके। अब आप, ये होम पेज है यस मैम। कॉलेज विद रश्मि। एक सेकेंड, ये होम पेज है, ठीक है। अब इस होम पेज में जाओ, आपको यहाँ पर दिखेगा यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप, वोकैबलरी का कोर्स अवेलेबल है। 89 रुपीज पर मंथ स्टूडेंट्स। कोई आई मीन एकदम मिनिमल फीस है, मिनिमल टू मिनिमल। इससे कम फीस क्या होगी? 89 रुपीज पर मंथ।
ये फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का, ये 199 रुपीज पर मंथ है। ये फाउंडेशन कोर्स उनके लिए है जिनकी ग्रामर वीक है, जिन्होंने कभी कोई एसएससी और सीडीएस की भी कोचिंग नहीं ली है, कहीं से भी नहीं ली है। उनके लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 105 वीडियोस है। ओके। क्रैश कोर्स उनके लिए, इसमें 43 वीडियोस है, जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, एसएससी सीडीएस की पढ़ी है, थोड़ा बहुत ग्रामर का आइडिया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है ग्रामर में, वो लोग ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये 259 रुपीज या 299 रुपीज पर मंथ है। इसमें 43 वीडियोस है। इसमें ग्रामर को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया गया है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है। मगर जिसका बेस है ग्रामर का, उनको ये क्रैश कोर्स लेना चाहिए। और ये ऐसे लोग भी ले सकते हैं, पूरे टाइम ग्रामर नहीं पढ़ा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, क्या करे, तो ये वाला क्रैश कोर्स ले लीजिए, ये आपका आराम से 1 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके। और इसके साथ आपको ये वाला जो ग्रामर का कोर्स है, ये 159 रुपीज का, ये ओल्ड कोर्स है। ये वाला अपडेटेड कोर्स है। आप देख रहे हैं अपडेटेड लिखा हुआ है। फाइन। इसमें आप जाओगे, अगर आपको जो भी कोर्स लेना है, सिर्फ आपको ज्वाइन क्लिक करना है, पेमेंट करना है, और बहुत मिनिमल फीस है। ये ग्रामर की है। अब उसके बाद आप ये वाला आप देखिए, ये है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर टू फोकस जोन। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर 2024 एग्जाम के सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए गए हैं। ये सीएपीएफ कैंडिडेट्स के आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, जिसको हाँ मैंने इवेलुएट किया था, इनका सिलेक्शन हो गया है। ये इवेलुएशन कर रही हूँ मैं। ओके। ये वो वाला है। ये इंग्लिश ग्रामर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2019 है, ये 2020 का है, ऐसे करके आपको मिलता रहेगा, 2021, 2022, 2018। ओके। फाइन। उसके बाद ये सीडीएस का है। अंडरस्टूड। तो ये ग्रामर है, और ग्रामर को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब ये ग्रामर का वोकैबलरी का कोर्स यूट्यूब में अवेलेबल है। आप लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। लेट ज्वाइन करेंगे तो नुकसान आप ही लोग का होगा। फाइन। अब मैं आप लोगों को ग्रामर का कैलकुलेशन करके बताती हूँ। देखिए, ग्रामर सबसे स्कोरिंग है। अगर सपोज मान के चलती हूँ, ग्रामर में आपको 15 आ रहा है, सपोज 15 आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन है। ओके। जिसको स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं। मैम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम स्कूल डेज से करते आ रहे हैं, हो जाएगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन पीपल से दिस हो जाएगा। अरे करोगे तब तो होगा ना, अपने आप कैसे हो सकता है? कोई भी चीज नहीं हो सकती है। ओके। मान के चलो वो भी स्कोरिंग होता है 15, तो आप देखिए 30 तो आपको यहीं पे स्कोर आ गया स्टूडेंट्स, यहीं पे। सोचिए, अभी तक रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट प्रेसी कुछ भी मैंने अभी ऐड नहीं किया है। और अगर मैं मान के चलूँ आपको 80 चाहिए, तो आपको और 50 की जरूरत पड़ेगी। ओके। वैसे 80 टारगेट मत रखना, उससे ज्यादा रखो, हालांकि पेपर 2 में टारगेट रखने से कोई मतलब नहीं है, बस अच्छे से पेपर देना है। ओके। चलिए, अभी खैर इसके बारे में हमें पूरे एंटायर कोर्स में हमें पेपर 2 के बारे में बात करनी है। तो ये है ग्रामर का। फाइन। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। मूड पॉइंट यही है। अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो स्टूडेंट, जब अगस्त में एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट ईयर आप टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर का, तो उस समय आपको ग्रामर पे ध्यान देना है, और फिर रीडिंग पे। रीडिंग में हिंदू एडिटोरियल मस्ट है। ओके। इनफैक्ट मैंने कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं जहां पे मैं कंफर्म कर रही हूँ और अपने इस ओपिनियन को वैलिडेट कर रही हूँ कि हिंदू एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। मैं फिर से वही काम करूंगी अब। हिंदू एडिटोरियल का लेफ्ट और राइट पेज, पूरा हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं भी हिंदू न्यूज़पेपर रोज पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के मेरा काम खत्म। ओके। हालांकि मैं हिंदू के अलावा भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ती हूँ, ट्रिब्यून पढ़ती हूँ, स्टेट्समैन पढ़ती हूँ, मैं सारा पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे आंसर्स लिखना होता है। ओके। मतलब आप लोगों के लिए जो मॉडल आंसर्स मुझे देना है, तो मुझे डेटा बहुत जगह से कलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए मैं लिखती हूँ और पढ़ती हूँ ये सारे। मगर फिलहाल आप लोगों के लिए हिंदू एडिटोरियल, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा सारा न्यूज़पेपर पढ़ने का। ओके। क्योंकि पेपर 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेपर 2, हमेशा याद रखना। तो हिंदू एडिटोरियल का लेफ्ट एंड राइट पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ यही पढ़ती हूँ, मैं जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ सिर्फ उसका एडिटोरियल पढ़ती हूँ। ओके।
इसके अलावा मैं और अगर कभी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में पॉलिटिक्स के बारे में कुछ आया, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टसल चल रहा है, आप और बीजेपी के बीच में जो टसल चल रहा है, वो सब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। वो सब बिल्कुल भी नहीं। पॉलिसीज, स्कीम्स, ये सब पे कुछ एडिटोरियल आ रहा है वो मैं जरूर पढ़ती हूँ, ठीक है। रणवीर अलाहाबादिया पे जो कंट्रोवर्सी, उसको भी मैं पढ़ती हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्योंकि हमारे सोसाइटी को सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सोशल मीडिया में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारे नेशन की तरफ, हमारे यंगस्टर्स की तरफ, वो क्या है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। फाइन, तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है क्या चीज इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी। ओके, पावर पॉलिटिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी मणिपुर में जो हो रहा है, इमरजेंसी लागू हुआ है, क्या वो इम्पोर्टेंट आपको लगता है? नहीं इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार है डियर, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एकदम नहीं। कश्मीर में इतना बड़ा मतलब 370 को एब्रोगेट किया गया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप सोच सकते हो? एकदम भी क्वेश्चन नहीं आया। सीएए पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अयोध्या मसले पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो मणिपुर, सीएए, कश्मीर, ये सारे सेंसिटिव इशू हैं बीजेपी का। और ये रूलिंग पार्टी है। मुझे शुरू से पता था ये सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, हालांकि मैंने कश्मीर पे दिया था क्वेश्चन, फेडरल स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, मगर नहीं आए। फेडरल स्ट्रक्चर में तो पूछ ही सकता था ना, मगर नहीं पूछा। इमेजिन, मणिपुर पे भी नहीं पूछेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कौन से इशू पे क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी बीजेपी को हर्ट नहीं कर सकता, ऑफेंड नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है। हम्म। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है ये चीज। तो जब मैं हेडलाइन पढ़ती हूँ एडिटोरियल का, तो मुझे पता चलता है मुझे ये नहीं पढ़ना, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो मणिपुर पे जो अभी जितने भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं ना, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उस पर क्वेश्चन भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं आएगा। अब देखिए, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है वो 3 साल से चल रही है। ओके, उस पे क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्टली, मगर ट्राइब्स पे क्वेश्चन आया है। और वो भी कौन सा क्वेश्चन आया? हिस्ट्री से रिलेटेड। प्रेजेंट से रिलेटेड टाइप पे क्वेश्चन नहीं आया है, आप समझे? तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स ये चीज। यहाँ पे बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रूलिंग पार्टी, नॉट बीजेपी, रूलिंग पार्टी जहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके लिए वो सेंसिटिव इशू बन गया है, हार्ट टचिंग इशू बन गया है, उस पर क्वेश्चन आने की उम्मीद कम होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ हिंदू एडिटोरियल क्यों जरूरी है। अब देखिए, जस्ट वेट अ सेक। ये क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। ओके, अब हिंदू एडिटोरियल में जो क्वेश्चन आया है वो 2019 में आया है। ओके, वो कौन सा क्वेश्चन है? मैं वापस से आप लोग को दिखा रही हूँ। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, ये 2019 में पूछा गया है। फाइन, इस पे क्वेश्चन मैंने भी दिया था। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये द हिंदू है। 7 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था हिंदू में, इस सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है? ये जो हिंदू का क्वेश्चन है, इस सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी, तो इसमें सोशल मीडिया का इफेक्ट सोसाइटी पे बता रहा है कि सोसाइटी को पोलराइज कर रहा है, सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी इज व्हाट? इट इज डिवाइडिंग द सोसाइटी। फाइन। और क्वेश्चन मिलता जुलता क्या है? सोशल मीडिया का इफेक्ट सोशल रिलेशनशिप पे। सोशल रिलेशनशिप क्या है? सोसाइटी तो है, सोसाइटी में क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप तो होता है। देख लीजिए किस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है हिंदू एडिटोरियल से। ओके, ऐसे कई एग्जाम्पल है। 2018 का ले लेते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है।
ये क्वेश्चन देखिए, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, इसका मतलब है पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है। यस, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन है। अब आप ये वाला देखिए, हिंदू। कहाँ, नहीं, दिस इज 2019 का क्वेश्चन। आई जस्ट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवेज, ये मिंट में आया था, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डोमेंट पार्लियामेंट। मगर ये हिंदू में भी आया था। हिंदू में डोमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस आया है, मगर 2017 में भी आया है। ओके, ये अभी मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। एनीवेज, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डोमेंट पार्लियामेंट। डोमेंट पार्लियामेंट का मतलब क्या था? नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को, इसीलिए ये मैं दिखा कर आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती जाऊंगी। हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी फुट नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल रहा है, और प्रिविलेज्ड हो आप, क्योंकि ये मैं जो जनरल ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, उसमें मैं शेयर नहीं करूंगी ये वाला फुट नोट्स, वो आप ही लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मगर आप लोगों को वो कंटेंट जो मिल रहा है वो आप देखना, क्वेश्चन का डिमांड अगर पूरा कर रहा है तभी वो कंटेंट आपको यूज करना है। तो हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बनाओ। साथ में आपको कोई मैगजीन पढ़नी है, विजन, दृष्टि, जो भी है आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाने, नोट्स बनाओ। वोकैबलरी बिल्डअप करने का फोकस नहीं रखना है। जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, सीधे डिक्शनरी में देखो और मीनिंग देखो और आगे बढ़ो। ओके, अंडरस्टूड? तो और फिर धीरे धीरे आप में ना मेच्योरिटी आएगी, एक इंटेलिजेंस डेवलप होगा आइडेंटिफाई करने में कि ये क्वेश्चन आएगा, इस इश्यू पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इस इश्यू पे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। ओके, अब हम राइटिंग में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइटिंग, आपको पता है, आप लोग पेपर टू, बहुत लोगों को बहुत हवा टाइप का लगता है, बहुत मतलब लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। पेपर वन से भी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर टू लगता है, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। हम लोगों को लिखने की आदत छूट गई, मेरी खुद की भी लिखने की आदत छूट गई है। मैं ई न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैं अपने मोबाइल से पढ़ती हूँ, और मेरा लैपटॉप तब ओपन नहीं रहता है, और मैं लिखती हूँ पेन से। फिर मैं अपने अपने नोटबुक में मैं लिखती हूँ, और फिर जाके मैं अपने लैपटॉप में टाइप करती हूँ, ठीक है। तो जब मैं लिखती हूँ ना, मेरे मतलब मुझे बहुत पेनफुल लगता है लिखना, क्योंकि मेरी आदत हो गई है टाइप करने की। टाइप करना मुझे पेनफुल नहीं लगता है, बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड है, मगर लिखना बहुत पेनफुल लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग की लिखने की आदत नहीं है। आप लोगों को भी लिखने की आदत नहीं है। एमसीक्यू है, शेडिंग करना होता है, अंडरस्टूड? इसीलिए पेपर टू बहुत डिफिकल्ट लगता है। आई मीन 3 घंटे में 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना, नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है वो अगस्त के एग्जाम के लिए। उसके लिए आपको एवरीडे राइटिंग करना होगा, एवरीडे। एक तो आप लोग मुझे आंसर लिख के दिखा रहे हो, दैट इज तो देयर, वो तो करना ही है, वो चीज तो है। मगर एवरीडे राइटिंग का मतलब क्या है? कि आपने कोई भी कॉलम पढ़ा, कहीं से भी, किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी मैगजीन से कोई आर्टिकल पढ़ा, फिर उस आर्टिकल को आप देख देख कर लिखो। दोनों तरफ मार्जिन होनी चाहिए, प्लेन शीट होना चाहिए, रूल नहीं, बस देख देख कर लिखो, आपकी राइटिंग बनी रहे। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम आप लोग मुझे दिखाओगे, आप लोग को सबको है ना, मुझे एक बार कुछ भी लिख के दिखाना है। मैं कंटेंट कुछ भी चेक नहीं करूंगी, सिर्फ मैं राइटिंग चेक करूंगी। आपकी राइटिंग पे मैं फीडबैक मुझे देना है। तो आप लोग मुझे कोई कुछ भी, आप मुझे एक शीट, सिर्फ एक पेज लिख के दिखाओगे और पीडीएफ सेंड करोगे प्लेन शीट में। ओके, राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो आप लोग जब देख देख कर लिखोगे तो इससे क्या होगा? एक तो जो भी आप न्यूज़पेपर से देख कर लिख रहे हो, तो उसका जीएस पोर्शन, जो भी उसका कंटेंट है, मतलब जीएस का अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा, आपकी ग्रामर, जो ग्रामर की स्किल्स है वो भी बढ़ेगी, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के लिखोगे। ओके, और आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो।
तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर से आप लोग देख देख कर कोई सिर्फ एक शीट भर के मुझे आप लोग टेलीग्राम में सेंड करोगे, जो प्राइवेट ग्रुप है। और फिर मुझे सिर्फ आपके राइटिंग पे फीडबैक देना है। ओके। तो राइटिंग पे हमें बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो मैं नहीं करूंगी, मगर आप लोग मुझे देना, मैं उस पर फीडबैक दूंगी। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 200 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है, यानी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। राइटिंग स्पीड स्लो रहेगी या राइटिंग खराब होगी, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आप छोड़ोगे। वो काम नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख देख कर लिखना है। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो, अगर देख देख कर नहीं लिखना है तो चैट जीपीटी है, उसकी आप मदद लेना। और कोई भी उसको बोलना है, कोई भी करंट इशू पे वो कुछ 100 वर्ड्स का या 500 या 300 वर्ड्स का वो कुछ रीड आउट करे, चैट जीपीटी रीड आउट करेगा। और जैसे रीड आउट करेगा ना, तो वो आपको डिक्टेट कर रहा है और आप उसको लिखोगे, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जो रीडिंग स्पीड होगी आपकी वो धीरे धीरे होगी, ताकि आप लिख सको। फिर जब आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी बढ़े, आई मीन राइटिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो आप उसको बोलना रीडिंग स्पीड थोड़ा और फास्ट करने। आई मीन आप समझ रहे हो। फिर राइटिंग स्पीड और बढ़ेगी, तो आप उसको बोलो रीडिंग स्पीड और फास्ट करने। ऐसे करके आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, मगर राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड माई पॉइंट। ये काम भी आप लोग कर सकते हो, ये मेरा नेफ्यू करता है इस तरह से, जब वो लिखता है उसकी राइटिंग स्पीड देखने के लिए। तो आप लोग भी मदद ले सकते हो चैट जीपीटी का। ओके। राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो रोज लिखना है आपको। आप आज से शुरू कर दो और मुझे भेजो, सिर्फ एक भेजना है, ओके, एक शीट। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम बताइए। मैम जो सेकंड कॉलम है ना मैम, रीडिंग वाला मैम, इसमें मैम आपने बोला जैसे हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है और मैगजीन रीजन की। तो मैम मैं ना अभी तक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ता हूँ, तो फिर मैम स्विच करूँ या फिर इंडियन एक्सप्रेस पे रखूँ? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। द हिंदू जो है वो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट। ओके। जैसे कांग्रेस है लेफ्टिस्ट, और जो इंडियन एक्सप्रेस है वो राइटिस्ट है, जैसे बीजेपी राइटिस्ट है। ठीक है। तो जो लेफ्टिस्ट है वो पॉवर्टी पे ज्यादा बात करेंगे। ओके, पुअर पीपल के लिए किस तरह से योजना चलानी चाहिए। और जो राइटिस्ट है वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओपन करने की बात करेंगे। समझ में आया? मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप यस मैम। इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। हिंदू का तो मैं दे ही रही हूँ और मैं लगातार देती जाऊंगी। ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन मैं हिंदू से ही देती हूँ, और मैं खुद हिंदू इंडियन एक्सप्रेस सब पढ़ रही हूँ ना। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी वाले ये दो न्यूज़पेपर ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेश्चन? मैम सेकंड क्वेश्चन जो आपने बोला ना रीजन की मैगजीन पढ़नी है, तो मैम उसमें ना मैगजीन में ना मतलब मैगजीन नहीं पढ़ता, डायरेक्ट क्या करता हूँ, जो मैगजीन विजन के टेस्ट पेपर्स आते हैं ना 35, हम्म। वो लगा लेता हूँ। तो फिर मैम वो लगाऊंगा या फिर मैगजीन पढूं पूरी? जो विजन के टेस्ट पेपर है वो तो आईएएस बेस्ड होंगे ना टेस्ट पेपर। जीएस बेस्ड होते हैं इसमें ना, जीएस आप वन का सिविल्स की पेपर कवर तैयारी हो कर जाता रहे हो मनीष? है। यस मैम। अच्छा ठीक है, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैगजीन। जो मैं पढूं फिर या रहने दूं? नहीं, आप देखो, अगर आप टेस्ट पेपर लगा ही रहे हो आईएएस के और मैग्स और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, तो ठीक है, मैगजीन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको डेटा, बेसिकली मैगजीन पढ़ने का मकसद क्या है, डेटा और स्टैटिस्टिक्स मिल जाए हमें। उसमें अगर यस आप मैम। मैगजीन देखोगे ना विजन का, तो वो लोग इश्यू पे बहुत इन डेप्थ स्टडी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग सीधे डेटा दे रहे हैं, अगर आप देखो तो, है ना। यस मैम। एडिटोरियल देखिए, मैगजीन क्या है, पूरा फैक्ट बेस्ड है, और एडिटोरियल कौन सा बेस्ड होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है। हम लोग है ना बहुत इमेच्योर है, और हम सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम एडिटोरियल में किसी किसी एडिटर्स का ओपिनियन पढ़ते हैं ना, तो हमारा खुद का अपना एक ओपिनियन
शेप अप होता है। अंडरस्टूड? हम अपना खुद का ओपिनियन, एक मेच्योर ओपिनियन रखने में अभी सक्षम अगर नहीं है, तो हम एडिटोरियल से हम ओपिनियन प्लस फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स भी मिल रहा है, हमें ओपिनियन भी मिल रहा है, तो हम ओपिनियन बिल्डिंग जो है ना वो होता है एडिटोरियल के थ्रू। अंडरस्टूड? और मैगजीन से फैक्ट्स मिलते हैं हमें। ओके। यस मैम। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बात किया अगर सपोज आप शुरुआत अगर आप सितंबर से कर रहे हो, तो ग्रामर, वोकैबलरी, रीडिंग और राइटिंग ये आपका चलता रहेगा सितंबर से। ओके? पूरा सितंबर से लेकर फेब तक चलता रहेगा, ग्रामर भी चलता रहेगा। जब फेब खत्म हो जाएगा या फेब अगर शुरुआत से भी, आप फिर आरसीएन प्रेसी शुरू करो। ओके? ये आप फेब से शुरू कर सकते हो, आप मार्च से भी शुरू कर सकते हो, फेब से शुरू करोगे अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे करना चाहिए, ये पूरी थ्योरी पहले समझो। इसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी, पहले की भी रखी हुई है और अभी भी मिल जाएगी। ओके? फिर उसके बाद इसके आंसर्स की प्रैक्टिस करो। ओके? तो प्रीवियस यार, आप प्रीवियस ईयर सीएपीएफ का जितना भी प्रीवियस ईयर है ना, आप सारा प्रैक्टिस करो। आपको इसके अलावा अगर आरसी और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक मिली है उसमें भी पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे पैसेज है, अराउंड 52 पैसेजेस है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? वैसे ही प्रेसी है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या है? ग्रामर। उसके बाद नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और लीस्ट स्कोरिंग सेक्शन क्या है? प्रेसी। ओके? फिर प्रेसी का आप शुरू करो, प्रेसी का पहले पूरा थ्योरी जानो। और जब भी प्रेसी प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, प्रेसी शीट में प्रैक्टिस करो। आपको प्रेसी शीट मैंने दे दी है। प्रेसी शीट का जो बॉक्स है, देखिए आप लोग अगर कोई और प्रेसी शीट लेते हैं तो आपको देखना है, बॉक्स चेक करना है, बॉक्स कितना बड़ा है। यूपीएससी जो बॉक्स देता है प्रेसी शीट का, प्रेसी शीट में जो बॉक्स मिलता है, और मैंने जो बॉक्स दिया है, मेरा बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। और यूपीएससी जो बॉक्स देता है वो मामूली सा, स्लाइटली इट इज बिगर देन द बॉक्स दैट आई हैव मेड। ओके? तो मगर और बॉक्सेस में जो स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रेसी, वो बहुत नैरो बॉक्स होता है। पता है, एक ने मुझे दिया था इतना ऐसे करके, ऐसा बॉक्स, तो ऐसा बॉक्स कभी प्रेस यूपीएससी नहीं देता है, इतना नैरो, इतना विड्थ भी इतना कम, इतना नैरो नहीं देता है। ओके? तो बॉक्स अगर आप लोग वो प्रेसी शीट जो है वो यूज कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों को प्रेसी बोलूंगी लिखने के लिए, या तो वो यूज करिए। अगर प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं है, तो आप खुद से बॉक्स बनाइए। ओके? मगर ध्यान रखना, बॉक्स का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? और पेंसिल से बॉक्स बनाना, और फिर इसको जेरोक्स करवा लेना, या पेन से भी बॉक्स बना सकते हो, फिर इसको जेरोक्स करवा के वो अपने पास रखना, और बस उसके बाद उसमें लिखने की प्रैक्टिस करते रहना। अंडरस्टूड? तो ये आरसीएन प्रेसी प्रैक्टिस करते रहो। पूरा फेब्रवरी आरसीएन प्रेसी, मार्च भी अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाद में मॉक टेस्ट दोगे तो अपने आप उसमें आरसीओ प्रेसी आएगी ही। उसके बाद रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट और ऐसे, ये मेन है ना? सबके लिए मेन होता है। तो इसमें तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन जो हो वो रिपोर्ट होता है। इन तीनों में पहले तो ग्रामर ही है मोस्ट स्कोरिंग, देन कम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसी तो भूल जाओ, वो तो एकदम ली स्कोरिंग है। ओके? रिपोर्ट, इन तीनों में रिपोर्ट स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होता है। अगर रिपोर्ट का फैक्ट्स, रिपोर्ट क्वेश्चन जो भी आया है उसका फैक्ट आपको पता है, तो रिपोर्ट लिखने में आपको आसानी होती है। कम टाइम लेता है, बहुत कम टाइम लेता है, आप 10 मिनट में रिपोर्ट खत्म कर सकते हैं इफ यू नो द फैक्ट्स। ओके? फिर आर्गुमेंट होता है, और फिर ऐसे ऐसे स्कोरिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स, और ऐसे पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मगर टोटली एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शन। ग्रामर को नेग्लेक्ट कर दो, पूरा का पूरा सारा जोर ऐसे में दो, तो ये तो बेवकूफी है। ओके? तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे ही। अंडरस्टूड? तो देखिए, फेब्रवरी में रीडिंग कॉम्पिटिशन और प्रेसी अच्छा सा प्रैक्टिस कर लो, एक अवेयरनेस आ जाए कैसे लिखना चाहिए, वो स्किल डेवलप हो जाए। उसके बाद मार्च से यू कैन स्टार्ट विथ रिपोर्ट, आर्गुमेंट एंड ऐसे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चलता रहेगा। अब जैसे स्टूडेंट्स, अगस्त, कौन से डेट में एग्जाम है? 7 अगस्त है। कब है? 8 अगस्त को एग्जाम है। इस बार का 2025 कब है? कौन सा है डेट?
रिमेम्बर? I think 3rd August. 3 अगस्त। Fourth, yeah, I think so. अब हाँ, अब स्टूडेंट सुनिए, जुलाई मंथ जो होता है ना, अ, उसमें अगस्त 3 को अगर एग्जाम है, तो जुलाई मंथ में ना आप लोग रिलैक्स करिएगा एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न। उसमें ना अगर मॉक टेस्ट देना ही है, बहुत अर्जेंट है मॉक टेस्ट देना, तो 15 जुलाई के बाद कोई भी मॉक टेस्ट मत दीजिए पेपर 2 का। मैं यही सजेस्ट करती हूँ। कोई को लग रहा है कि नहीं 15 जुलाई के बाद 15 दिन क्या करेंगे, तो ठीक है 20 जुलाई। मतलब स्टूडेंट्स, पेपर 2 का मॉक टेस्ट देना, इट इज वेरी टैक्सिंग, मेंटली फिजिकली बहुत टैक्सिंग होता है। और एग्जाम के पहले अपने आप को पूरा का पूरा रिजुविनेट करना, री एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, अगर ठीक है, मैं तो ये बोलती हूँ पूरा जुलाई मॉक टेस्ट मत दो, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पेपर 2 का, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 15 दिन तक तो अपने आप को रिलैक्स रखो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी एक एक करके प्रैक्टिस करना है तो करो, ऐसे का, ग्रामर का, मगर पूरा फुल लेंथ टेस्ट पेपर 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले नहीं देना चाहिए। क्योंकि बॉडी को फिजिकली मेंटली बहुत जरूरी है वापस से अपने आप को वही एनर्जी, वही कॉन्फिडेंस लेकर आना जो पहले होता। क्या है स्टूडेंट, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, ये नेचुरल है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डिप होता जाता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना? तो अगर मॉक टेस्ट आप देते हो, कहीं पे भी आपको कम मार्क्स आ गए, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मार्क्स यू गॉट पहले, अर्लियर कितना मार्क्स मिला है उससे फर्क नहीं। मॉक टेस्ट अगर दिया है आपने जुलाई 10 को, 15 को, उसमें आपको 60 आ गए ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डिप कर जाएगा। इसीलिए 15th एटलीस्ट, अगर 3 अगस्त को एग्जाम है, तो एटलीस्ट 15 जुलाई के बाद कोई मॉक टेस्ट मत दीजिए पेपर 2 का। ओके, रिलैक्स करिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, और आप बोलिए ओ आई विल क्रैक इट, आई नो आई विल क्रैक इट। ठीक है, अपने आप से बात करिए, अपने आप को आप बूस्ट, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। कोई बाहर वाला नहीं करेगा, अपने आप को खुद को बूस्ट अप करना है। अंडरस्टूड? फाइन। तो जितना भी आपको मॉक टेस्ट देना है, कोशिश करिए 15 जुलाई के पहले पहले अपना सारा मॉक टेस्ट दे दे। उसके बाद छोटा छोटा काम करिए 15 जुलाई के बाद। जैसे चलो कोई ऐसे लिख लेते हैं, चलो ग्रामर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यू नो। इस तरह से छोटा छोटा काम करिए, और ऐसा काम करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिरे। जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एग्जाम के एंड मोमेंट में, नई चीज पढ़ते। क्यों भाई? एग्जाम के एंड मोमेंट में पुरानी चीजें पढ़नी चाहिए। जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना चाहिए, नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिप कर रहा है। ऐसे लोगों से, ऐसे स्टफ से, और यू नो नए कॉन्सेप्ट से, नई चीजों से दूर रहो। ठीक है, अंडरस्टूड माई पॉइंट? अब रही बात मॉक टेस्ट की, तो जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपना मॉक टेस्ट 15 मई के बाद कभी भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो होगा वो फ्री रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। मगर फिर मैं यही कहती हूँ 15 मई से 15 जुलाई। ठीक है। और टोटल मुझे ऐसा लगता है पेपर 2 का टोटल हर किसी के लिए टोटल 5-6 मॉक टेस्ट, अगर सपोज किसी ने मार्च से मॉक टेस्ट देना शुरू किया है, सपोज मार्च से जो दे रहा है, उनके लिए एक महीने में एक मॉक टेस्ट काफी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? 5 मॉक टेस्ट दे दो। क्यों एक 1 मंथ में मैं एक मॉक टेस्ट क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स? सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स 200 मार्क्स का। जब आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपको उसका फीडबैक मिलता है, रिटन फीडबैक मिलेगा, ऑडियो फीडबैक मिलेगा। उसके बाद आप एसेस करो ना, कहाँ गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उस पे आपको 15 दिन और काम करना है। सीधे मॉक टेस्ट दे दिया, ओके मुझे इतने मार्क्स आए हैं, ओके चलो अब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ, नहीं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जरूरी है। टेस्ट दे दिया,
उसके बाद एनालिसिस करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस को जानना है, और स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, वीकनेस को घटाना है। अंडरस्टूड? जैसे आप लोग जब टेस्ट देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं, अच्छा मैम अब समझ में आ रहा है, मेरा ग्रामर वीक है। अच्छा, ग्रामर में मेरा ये टॉपिक वीक है, क्योंकि इस टॉपिक पे जब भी क्वेश्चन आता है मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मैं रिपोर्ट में मुझे हमेशा कम आते हैं, मुझे प्रेसी में बहुत कम आते हैं। मतलब पता चलेगा आप लोगों को, अच्छा मुझे इस पे ज्यादा मेहनत करनी है। ये सारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होता है, जो आपको पेपर 1 में भी करना चाहिए, पेपर 2 में भी करना चाहिए। सिंपली गेटिंग द आंसर, गेटिंग द मार्क्स, गेटिंग द फीडबैक वोंट वर्क एट ऑल। कोई काम नहीं करेगा जब तक आप लोग उस पे काम नहीं करोगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट दीजिए पर मंथ। अगर एक मंथ में 2 भी देना चाहते हैं, 2 भी दे दीजिए। वो आपका अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट है, मगर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मेरे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के दोनों में ना अ, मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को आराम है, यू नो। उन लोगों को मार्क्स ज्यादा आ जाता है, भाई इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है, और इंग्लिश बोले तो फोकस, यू नो। इस तरह से उन लोगों को लगता है। मगर स्टूडेंट्स, मैं बताऊं, अ, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हिंदी मीडियम के, जिसका मैं एक नाम लूंगी, ऐसे तो बहुत है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। अभी रिसेंट का मैं बता दूं, हर्ष सिंह। ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इसका 2 बार रिटर्न क्लियर हो गया है। 2023 का क्लियर हुआ, फिर 2024 का भी क्लियर हो गया। 23 का क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गया। 2024 का फिर से क्लियर हुआ है, हिंदी मीडियम। और इतनी अच्छी हिंदी है, उसने जब सीएपीएफ का मॉक इंटरव्यू दिया था किसी इंस्टीट्यूट में जाके, तो उसने मुझे वीडियो भेजा था। तो वो जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, इतनी इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत कर्ण प्रिय हिंदी है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कम समझा जाता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। लैंग्वेज सही होनी चाहिए। अगर आप हिंदी बोल रहे हो, हिंदी सही होनी चाहिए। हिंदी लिख रहे हो, उत्कृष्ट हिंदी होनी चाहिए, चलती फिरती हिंदी नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश लिख रहे हो तो उत्कृष्ट इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज है तो उत्कृष्ट नहीं, मगर ऐसी इंग्लिश जो सिंपल हो, समझ में आ रही हो, है ना। हाई फाई इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मगर हिंदी अगर हाई फाई लिखते हैं ना, तो मन बड़ा, अच्छा लगता है। मतलब मैंने देखी, जो प्रयागराज के बेल्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं यूपी के, उनकी हिंदी मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन हिंदी बहुत अच्छी होती है। जो अ, इलाहाबाद बोर्ड के हैं, या यूपी बोर्ड के, नॉट इलाहाबाद बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो है, बहुत अच्छी हिंदी होती है उन लोगों की। और जब मैं उनके आंसर्स चेक करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कंटेंट भी अच्छा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, एक तो अपने दिमाग से निकाल दो कि हिंदी मीडियम के हैं तो कम मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने हिंदी अच्छी लिखी है, कंटेंट अच्छा लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलने में कोई नहीं रोकेगा। वही चीज इंग्लिश के लिए भी है। ठीक है, कंटेंट अच्छा हो और लिखा ऐसा हो कि समझ में आ रहा हो, तो आपको मार्क्स मिलने में कोई नहीं रोकेगा। नो बडी विल स्टॉप। ओके, आपको मार्क्स मिल के रहेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम वालों के साथ अच्छी बात क्या है कि ये उनका खुद का लैंग्वेज है। ओके, तो एस्से लिखेंगे, 80 मार्क्स का हिंदी में लिखेंगे, कंटेंट अच्छा है, हिंदी पे भी कमांड है, तो क्या बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी लिख सकते हैं। तो प्रेसी 15 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का। ग्रामर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सब बराबर ही है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले को, 2 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर में 25 आउट ऑफ 25 आया मेरे मॉक टेस्ट में। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आता है। क्यों? इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं, ओ मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, माई ग्रामर इज गुड। स्टूडेंट्स, मैं हिंदी बोल रही हूँ, मगर मेरी हिंदी ग्रामर अच्छी नहीं है। वैसे ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो इट डजंट गारंटी दैट योर इंग्लिश ग्रामर विल बी गुड। नो गारंटी।
ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर एक अलग टेक्निकल चीज है। ओके। एनीवेज, तो आप ये सोचिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के पास ये पूरा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैम, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है ना मैम, उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ, वो हिंदी के भी नहीं है पूरे, वो इंग्लिश के भी पूरे नहीं है। तो इंटरव्यू में भी उनको दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आती है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नहीं आती। उनको आती है सिर्फ 60 मार्क्स में, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट में। मगर उसके लिए भी मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट के लिए आप लोगों को जितने भी रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, आप लोग उसको निकालो, उसके मॉडल आंसर्स तैयार करो और रोज पढ़ो। इफ योर लक क्लिक्स तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रहा है लिखना, उनके लिए मैं कह रही हूँ आप लोग लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। ठीक है। और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ। और कोई कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बोलते हैं मैम स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या करना है। स्पोकन इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है स्पोकन इंग्लिश का। आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो, आपसे इंटरव्यू पैनल वाले ही पूछेंगे आपको कौन से मीडियम में आपको इंटरव्यू देना है, इंग्लिश हिंदी में। हालांकि वो डैफ देख कर ही आपको पहचान लेंगे आप हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम के हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप एसी बन जाओगे, आपके अंडर जो कैडेट्स रहेंगे, वो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ऐसे भी रहेंगे जिनको हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही है। ओके। तो प्लीज स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान मत दो, अभी आपका जॉब मिलना ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है। सब अब इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम को दिक्कत नहीं है जितना इंग्लिश मीडियम को, और सबसे ज्यादा दिक्कत है रीजनल मीडियम को। तो मेरे पास तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के फोन आते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो टिपिकल रीजनल मीडियम के हैं, जैसे जिनका मीडियम मराठी रहा हुआ है, तो उनकी हिंदी भी सही नहीं है, उनकी इंग्लिश भी सही नहीं है। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें मैं भी मदद नहीं कर पाती हूँ उतना। ओके। तो आप लोग को देखना है कि, और फिर एक और प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत हिंदी भी ठीक नहीं है, बीच के हैं, थोड़े से समझ नहीं आ रहा कौन सा मीडियम ले। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कौन सा सबसे ज्यादा कमजोर है। हिंदी सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग, ये नहीं सोचना है कौन सा सबसे ज्यादा वीक है। हिंदी ज्यादा वीक है कि इंग्लिश ज्यादा वीक है, जो ज्यादा वीक है वो मीडियम चूज नहीं करना है। ओके। तो आप लोगों में किसी को कंफ्यूजन है कौन सा मीडियम चूज करेंगे? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पर कोई रीजनल मीडियम का स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है रीजनल मीडियम का? ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। रीजनल मीडियम वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत करना है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत करना है। मगर ये जो स्टिग्मा है दैट इज अटैच्ड टू बीइंग हिंदी मीडियम, ये स्टिग्मा को हटा दो। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, लिखो, लैंग्वेज सही होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई भी क्वेश्चन? ओके।